Very good morning, class 11 commerce. As you know that we are on the chapter how to make journal entry, or you can say generalizing in accountancy. Today I am going to teach you what is the difference between simple and compound journal entry. So simple journal entry कौन सी एंट्रीज होती हैं जो अब तक आप करते आ रहे थे, जिसमें एक अकाउंट डेबिट होता है तो एक अकाउंट क्रेडिट होता है. फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹1000 इन कैश. तो यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं. नंबर 1 परचेज अकाउंट जो कि डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट जो कि क्रेडिट हो जाएगा. तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो जहाँ पर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो सिंपल जनरल एंट्री में आता है. अब कंपाउंड जनरल एंट्री क्या होता है ये अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, इन फ्यूचर आप ये करोगे. कंपाउंड जनरल एंट्री is the entry in which one or more accounts are debited or one or more accounts are credited or vice versa. ठीक है, जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो जाते हैं या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं. ठीक है, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स फॉर रवि फॉर ₹2500, ₹2000 इज रिसीव्ड इन कैश एंड द बैलेंस टू बी रिसीव्ड लेटर. तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आपने रवि को कोई सामान बेचा है 2500 रुपये का, जिनमें से 2000 रुपये आपको कैश में उसी वक्त मिल गए हैं. तो बचे कितने? 500 रुपीज़. 500 रुपीज़ अभी भी रवि के पास रह गए हैं. रवि हमारा कौन हुआ? रवि इज़ द डेटर. रवि हमको पैसे देगा ना इन फ्यूचर में, तो ही इज़ द डेटर. तो यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, रवि अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा. तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश हमारे पास कितना आ रहा है? 2000. तो जो आता है उसे हम क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं. अगेन यहाँ पर रवि डेटर है, तो आपको पता है डेटर क्या होता है. तो रवीज अकाउंट डेबिट टू ही इज़ द रिसीवर. ऑब्वियसली ही इज़ द रिसीवर. सो डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेल कितने की हुई है? 2500 की. तो यहाँ पर देखो दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं एक ही एंट्री में. जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं. तो आई होप आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हो. एक एग्जाम्पल कंपाउंड एंट्री का और समझ लीजिए. Shri started business introducing capital of ₹50,000 cash and 2 lakh by check. कोई श्री है, उसने अपना बिजनेस शुरू करा है जो कि वो कैपिटल लेके आया 50,000 रुपीज़ कैश में और 2 लाख रुपीज़ चेक से. तो यहाँ पर कैश आपके पास कितना आया है? 50,000. बैंक अकाउंट कितना, मतलब बैंक के थ्रू कितना पैसा आया? चेक बैंक से ही तो आएगा, तो वो आया है 2 लाख. तो जो आता है उसे हम कर देते हैं डेबिट. तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दैट इज 2,50,000. ओके. अब कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस होते हैं जिनकी एंट्रीज बहुत अलग तरीके से बनती हैं. नंबर 1 है बेड डेब्ट्स. इफ द अमाउंट दैट इज क्रेडिट सेल्स. बेड डेब्ट्स की बात हो रही है. क्रेडिट सेल्स मतलब उधारी में जो सामान बेचा है आपने, is not recovered or is partially recovered, then the amount not recovered is called bad debts. Debtors कौन होते हैं? देखो डेब्ट से आप समझो, डेब्ट मतलब जो उधारी है आपके ऊपर. ठीक है. बेड डेब्ट्स का मतलब क्या हुआ? इससे आप डेटर भी समझ सकते हो. डेटर कौन होता है? वो इंसान जिसने आपसे कुछ उधार में ले रखा है और अभी तक पैसे नहीं दिए हैं. जैसे कोई रवि नाम का इंसान है, उसने आपसे 3,000 रुपये का सामान खरीद रखा है लेकिन उधारी में खरीदा है. तो रवि विल बी योर डेटर. DEBTORS. ओके, ही विल बी योर डेटर. तो इस केस में रवि ने 3,000 रुपये का सामान ले रखा है लेकिन रवि ने 1,000 रुपये दिए ही नहीं है. वो पैसे उसने दिए ही नहीं है बिल्कुल भी, और वो कह रहा है कि मैं पैसे दूंगा ही नहीं. तो वो 1,000 जो आप रिकवर नहीं कर पाए हो, उसने 2,000 दे दिए, 1,000 जो नुकसान हुआ आपको डेटर से, उसे हम बोलेंगे बेड डेब्ट्स. आई होप बेड डेब्ट का मतलब आप समझ गए हो, डेटर का मतलब समझ गए हो, और नॉर्मल डेब्ट का मतलब होता है DBTS, लोन या उधारी. डेटर का मतलब वो इंसान जिसने आपसे उधार में कुछ लिया, और बेड डेब्ट मतलब जो आपके डेटर होते हैं, अगर उनसे आप पैसा रिकवर नहीं कर पाते तो वो बेड डेब्ट में चले जाते हैं. तो ये अल्टीमेटली इट इज़ द लॉस फॉर बिजनेस. इसमें भी कुछ क्राइटेरियाज हैं. नंबर 1 है व्हेन द टोटल ड्यू अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल. जैसे 3,000 रवि ने 3,000 का सामान लिया आपसे और 3,000 में से एक पैसा भी आपको नहीं दिया, वो सारा पैसा आपका डूब गया. तो एंट्री बनेगी बेड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट. ठीक है. बेड डेब्ट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ?
क्योंकि ये आपके लिए एक लॉस है। ऑल द लॉसेज एंड ऑल द एक्सपेंसेस गॉट डेबिटेड। थर्ड रूल नंबर 3 बताया था, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो बेड डेप्थ अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट, ओके, या फिर जो भी डेटर का नाम होगा वो। जब पूरा का पूरा पैसा मर जाता है, 3,000 रुपए के 3,000 जैसे इस केस में मर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये लिखोगे। नंबर 2 केस होगा व्हेन अ पार्ट ऑफ द डेप्थ इज रिकवर्ड। जैसे बात करी थी कि 3,000 रुपए में से 2,000 रुपए उसने दे दिए हैं, 1,000 रुपए नहीं दिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट हो सकता है। उसने चेक से पेमेंट किया हो सकता है कैश से किया हो, तो वो उस हिसाब से लिख देना। 2,000 हमने बात करी है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट के सामने आप 2,000 लिख देना। फिर बेड डेप्थ अकाउंट डेबिट के सामने आप कितना लिखोगे? 1,000, क्योंकि बेड डेप्थ वो पैसा दिखाता है जो पैसा आपका मर चुका है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1,000 रुपीज टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अल्टीमेटली कितने का ट्रांजेक्शन हुआ है? 3,000 का, तो वो वहां पे लिख दोगे। आप ये याद रखना, आपके जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में आपकी दोनों साइड इक्वल आती थी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का टोटल हमेशा इक्वल आता था, ऐसे ही आपकी एंट्रीज का डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हमेशा इक्वल आएगा, चाहे वो सिंपल जनरल एंट्री हो या कंपाउंड जनरल एंट्री हो। तो ये भी चेक कर लेना। जैसे यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट या बेड डेब्ट्स में आपका ऊपर 3,000 टोटल बन रहा था, 2,000, 1,000 और नीचे साइड को 3,000, ओके। तो टोटल हमेशा सिमिलर आएगा। नेक्स्ट है बेड डेब्ट्स रिकवर्ड। अब बेड डेब्ट्स रिकवर्ड का मतलब क्या हुआ? जो बेड डेब्ट्स आपने पहले रख दिए थे और वो रिकवर हो गए हैं, मतलब वो आपको मिल गए हैं। जैसे आपने यहाँ पे 1,000 अपना पहले दिखा दिया था अपने अकाउंट्स में कि रवि के थ्रू मुझे 1,000 रुपीज नहीं मिले हैं, बट अब वो रिकवर हो गए हैं। तो उस केस में एंट्री क्या बनेगी? अ डेटर हुज अकाउंट वाज अर्लियर रिटन ऑफ एज बेड डेब्ट में पे द अमाउंट पार्शियली और फुली। तो उस केस में आप क्या लिखोगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बेड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है। थर्ड वन इज लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। इट इज अ लॉस ऑफ गुड्स एंड लॉस टू बिजनेस। अगर आपका लॉस हो रहा है, जो आपके पास गुड्स या स्टॉक रखे हुए हैं, चाहे वो चोरी से हुए हो, चाहे वो फायर से हुए हों या अदर डैमेजेस से हुए हों, तो एंट्री क्या बनेगी? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नॉर्मल, बस परचेज यू हैव टू मेंशन 100%। इसमें भी कुछ कैश केसेस हैं, जैसे इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड और इंश्योरेंस क्लेम फॉर द अमाउंट इज लॉस्ट। जैसे लोग अपने प्रोडक्ट्स का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो आपके जो गुड्स डैमेज हुए हैं या फायर से ख़राब हुए हैं वो इंश्योर्ड हैं, ठीक है, और आपने अपने जो लॉस है वो इंश्योरेंस कंपनी में लॉस करा रखा है। तो इस केस में आपका क्या बनेगा? इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट ऑफ फायर अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। अब अगेन व्हेन द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। जैसे आपका 1,00,000 रुपए का सामान खराब हुआ था, तो 1,00,000 का 1,00,000 रुपए इंश्योरेंस से आपको मिल गया है वो पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ओके। नेक्स्ट है व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे फुल क्लेम। कभी कभी क्या होता है कि इंश्योरेंस वाले कह देते हैं कि आधा पैसा आप दोगे, आधा हम देंगे, तो उस केस में, या फिर पार्शियली, तो उस केस में आप बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, आप उतना अमाउंट लिख दोगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सिंपल और कंपाउंड एंट्रीज में डिफरेंस पता चल गया होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज तैयार हो गई होंगी। ये एंट्रीज बहुत काम आएंगी क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में इन्हीं एंट्रीज का यूज होगा।